नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम सभी डेली बेसिस पर दोस्तों हम लोग जो कि स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर्स से संबंधित जो भी पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो दोस्तों, हम उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों। और उसी क्रम में दोस्तों आज हम बात करेंगे डेली स्टैटिक जीके के डोज के क्रम में दोस्तों सेट नंबर 4 की, जहां पर दोस्तों हम बात करेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस की। यह दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिएगा दोस्तों, जिससे कि आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में, और यह सिनेमा क्षेत्र में दोस्तों उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाने वाला विशिष्ट पुरस्कार है। पॉइंट नंबर 1 दोस्तों। पॉइंट नंबर 2 आपको यह ध्यान रखना है, जो दादा साहब थे दोस्तों, दादा साहब फाल्के, इनको भारतीय सिनेमा का जनक कह लें या फिर उद्भवकर्ता कहें दोस्तों, इन्हीं के द्वारा भारत में सिनेमा क्षेत्र को क्या किया गया था, शुरुआत की गई थी। इसीलिए दोस्तों इनके नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है विशिष्ट योगदान एवं सेवा के लिए सिनेमा में। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि बृहदेश्वर मंदिर जो है यह किस शैली में निर्मित है। दोस्तों, आप सभी ने नाम सुना होगा बृहदेश्वर मंदिर का, जिसे राजराज प्रथम ने, जो चोल शासक था दोस्तों, उसने बनवाया था। और दोस्तों यह जो बृहदेश्वर मंदिर है यह आपके द्रविड़ शैली में बना हुआ है। दोस्तों, मंदिर की कुल 3 शैलियाँ होती हैं जिनमें मंदिरों का निर्माण किया जाता है दोस्तों। एक होता है दोस्तों नागर शैली, जिसमें दोस्तों उत्तर भारत में इन मंदिरों का निर्माण किया जाता है। उत्तर भारत में अधिकांश मंदिर जो बनाए गए दोस्तों वह नागर शैली में विकसित हैं। जो मध्य भारत में दोस्तों हमको मंदिर देखने को मिलते हैं वह दोस्तों बेसर शैली में निर्मित मंदिर होते हैं। और दोस्तों तीसरा होता है आपका दोस्तों यह द्रविड़ शैली, जो कि दोस्तों आपके दक्षिण भारत में ऐसे मंदिरों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो दक्षिण भारत में दोस्तों मंदिर के यदि आपको एग्जाम्पल एक बार पूछिए तो ध्यान रखना है द्रविड़ का होगा। मध्य भारत में बने मंदिरों का अधिकांश उदाहरण आपके बेसर मंदिरों को मिलते हैं, और उत्तर भारत में दोस्तों आपके नागर। तो कुल 3 शैलियाँ हैं दोस्तों जिसमें मंदिरों का निर्माण किया जाता है। और दोस्तों यह बृहदेश्वर मंदिर आपका किस शैली में बना है इनमें से, तो इनमें से दोस्तों वह बना है द्रविड़ शैली में बना हुआ है। यह जो दोस्तों बेसर शैली है, बेसर शैली खासियत ये है दोस्तों कि इस बेसर शैली में नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों के गुण उपस्थित होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भी जरूर से चलिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है दोस्तों, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आगे लंबाई है, बाद में चौड़ाई है। यदि प्रश्न में इन दोनों का क्रम बदल देगा तो आपको उसी हिसाब से उत्तर भी देना है। दोस्तों लंबाई का अनुपात है 3 और चौड़ाई का अनुपात है 2। तो 3 संबंधित 2 का अनुपात है दोस्तों इनके लंबाई और चौड़ाई में। यदि चौड़ाई और लंबाई पूछेगा तो ध्यान रखेंगे 2 संबंधित 3 का हो जाएगा, लेकिन अधिकांश आपके एग्जाम में लंबाई और चौड़ाई का पूछता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि स्थानीय स्वशासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है। दोस्तों आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोगों का जो पूरा देश है, इसमें जो शासन का संचालन होता है दोस्तों वह विभिन्न स्तरों में बटा हुआ है, जिसमें दोस्तों आपका केंद्र सरकार होती है जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आती है आपका स्टेट गवर्नमेंट जिसे दोस्तों राज्य सरकार कहते हैं। फिर उसके बाद आती है दोस्तों जिला स्तर पर दोस्तों, उसके बाद आती है आपकी पंचायती राज व्यवस्था, और उसी दोस्तों सबसे अंतिम में है दोस्तों आपका क्या, यह ग्राम पंचायत दोस्तों, जो कि इकाई के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रसिद्ध नृत्य जो कथकली है यह किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों कथकली राज्य से संबंधित है किससे, केरल राज्य से। देखिए दोस्तों 2 चीज़ें हैं, एक कथकली है और एक है दोस्तों कथक। क्या है दोस्तों, कथक। कथक अलग है, कथकली अलग है। दोस्तों कथकली का संबंध केरल राज्य से है, और यदि कथक पूछेगा दोस्तों तो कथक का संबंध है आपका किससे दोस्तों, तो इसका संबंध है उत्तर प्रदेश राज्य से। दोनों अलग अलग हैं, आप ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों कि गोल गुंबज जो है दोस्तों यह कहाँ पर स्थित है। तो गोल गुंबज दोस्तों फेमस है कहाँ का, बीजापुर का दोस्तों गोल गुंबज है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह फेमस भी है। अगला प्रश्न दोस्तों कि लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया। आप सभी ने सुना होगा दोस्तों जॉन नेपियर के द्वारा इन लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किया गया था।
अगला प्रश्न दोस्तों कि किस अंग के खराब होने से पीलिया, जिसको दोस्तों ज्वाइंटिस बोलते हैं, यह रोग होता है। दोस्तों हमारे शरीर में जो लीवर होता है दोस्तों, जिसको हम लोग यकृत बोलते हैं हिंदी में दोस्तों, यदि यह खराब हो जाता है दोस्तों तो आपको पीलिया नामक रोग होता है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण दोस्तों, हमारे शरीर में एकमात्र ऐसा अंग है दोस्तों जो कि पुनः निर्मित होने की क्षमता रखता है, अर्थात पुनरुद्ध होने की क्षमता रखता है दोस्तों, वह एकमात्र अंग है दोस्तों लीवर। तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। लीवर में दोस्तों ये पीलिया वह रोग है जिसमें जो कि वसा के पाचन का कार्य करता है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि हमारे शरीर में लीवर का कार्य क्या है, तो ध्यान रखिएगा, यकृत का कार्य क्या है दोस्तों, वसा का पाचन। जब आपका लीवर खराब होता है तो लोग बोलते होंगे डॉक्टर कि तेलीय चीज़ें कम खाइए, क्यों? क्योंकि यह वसा का पाचन करता है और इनके खराब होने पर वसा का पाचन सुदृढ़ रूप से नहीं हो पाता। तो आपको यह चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। दोस्तों भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था महाराष्ट्र के तारापुर में। कहाँ पर दोस्तों? महाराष्ट्र के तारापुर में दोस्तों भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में तो कुल मौलिक अधिकार 6 हैं, लेकिन दोस्तों जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो वहाँ पर दोस्तों कुल 7 मौलिक अधिकार थे, और उनमें से दोस्तों एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का मौलिक अधिकार। कौन सा दोस्तों? संपत्ति का मौलिक अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे दोस्तों अनुच्छेद 31 में प्रावधान में किया गया था, किसमें? आर्टिकल 31 में। लेकिन दोस्तों जब हमारे संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया गया, कौन सा दोस्तों? 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था दोस्तों, उसके द्वारा इस संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, और इसे दोस्तों संविधान के नए अनुच्छेद 300 क में क्या कर दिया गया दोस्तों? स्थापित कर दिया गया, एक विधिक अधिकार के रूप में। मौलिक अधिकार पहले था लेकिन वर्तमान में किस अधिकार के रूप में दोस्तों? विधिक अधिकार के रूप में है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो जब एक हट गया, 7 था, तो वर्तमान में कितने बचे दोस्तों? वर्तमान में इस प्रकार कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों को दोस्तों भाग 3 में वर्णित किया गया संविधान के। किस भाग में दोस्तों? भाग 3 में। और दोस्तों इनको अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 के बीच में इनको वर्णित किया गया है। किनको दोस्तों? मौलिक अधिकारों को। आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया सकता तब जबकि आपातकाल भी लागू हो तब भी। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान चाहे तो वह जो व्यक्तियों को मूल अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वह उनका निलंबन कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित जो भी मौलिक अधिकार हैं वह उनको आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं कर सकता। इनके अलावा दोस्तों अन्य सभी मौलिक अधिकारों को वह निलंबित कर सकता है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ठीक है भाई, मौलिक अधिकारों का निलंबन होता जरूर है, करता राष्ट्रपति है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो मेरे भाई आपको जानकारी के लिए बता दूं, अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति क्या कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है, 20 और 21 को छोड़कर। तो यह अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। कौन कर सकता है मौलिक निलंबन? राष्ट्रपति कर सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? ध्यान रखिएगा, प्रश्न है वायसराय से, न कि गवर्नर से, न कि गवर्नर जनरल से, न कि बंगाल की गवर्नर जनरल से। तो प्रश्न अलग अलग आता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि यह प्रश्न हो जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल तो अलग उत्तर होगा, भारत का गवर्नर होगा तो उत्तर अलग होगा, भारत का गवर्नर जनरल होगा तो उत्तर अलग होगा दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर बात की जा रही भारत के प्रथम वायसराय की, और वह थे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में वाइस राष्ट्रपति के रूप में, अर्थात वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों कितने वर्ष की आयु होना अनिवार्य है? दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए दोस्तों? 35 वर्ष आयु आपकी होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं? आप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में बन सकते हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों कि नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया, वह निम्नलिखित संस्था कौन सी थी। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, 1950 में जब योजना आयोग का गठन किया गया था दोस्तों, तब से योजना आयोग कार्य कर रही है, जिसे हम लोग प्लानिंग कमीशन के रूप में जानते हैं। लेकिन दोस्तों 2015 में आकर इस योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर दोस्तों नीति आयोग का गठन किया गया। दोस्तों ये जो नीति आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं या फिर योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसके अध्यक्ष होते हैं कौन दोस्तों, इसके अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत में रीट कितने प्रकार की होती है। दोस्तों हमारे भारत के संविधान में कुल 5 प्रकार के रीटों को प्रावधान किया गया है, जिसे दोस्तों हमारे संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जारी किया जा सकता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्तों हमारे संविधान में इस रीट को जारी करने का अधिकार केवल 2 लोगों के पास है। एक है दोस्तों आपके सुप्रीम कोर्ट के पास अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के पास, जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जारी करती है, और दूसरा है दोस्तों आपके हाई कोर्ट के पास अर्थात उच्च न्यायालय के पास दोस्तों, जो कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत करती है। इनके अलावा दोस्तों कोई भी अन्य न्यायालय रीट जारी नहीं कर सकते। अच्छा, रीट जारी होता किस दशा में है, यह भी महत्वपूर्ण दोस्तों। तो रीट जारी किए जाते हैं मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है दोस्तों, उस स्थिति में दोस्तों क्या होता है कि आपके जो यह न्यायालय हैं दोस्तों, इनके उल्लंघन को बचाव के लिए, संरक्षण के दोस्तों रीट जारी करते हैं, वो भी 5 प्रकार के। किन अनुच्छेदों के अंतर्गत करते हैं, मैंने उसकी चर्चा आपके सामने कर ली है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। देखिए अभी बताया मैंने कि मौलिक अधिकार अलग हैं, मौलिक कर्तव्य अलग हैं। दोस्तों बात की जा रही है मौलिक कर्तव्यों की, जिन्हें हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में जानते हैं दोस्तों। इनकी कुल संख्या है 11। दोस्तों जब इनको संविधान में शामिल किया गया था तो इस समय मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या थी 10। कितनी थी दोस्तों, 10 थी दोस्तों, और बाद में एक जोड़ा गया, जिससे दोस्तों वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। अब महत्वपूर्ण हिसाब से कुछ चीजें आपको मौलिक कर्तव्यों के बारे में जान लेनी चाहिए कि ये दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य हैं, इनको कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो रूस के संविधान से लिया गया है। किस संविधान से दोस्तों, रूस के संविधान से लिया गया है। अब दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये है कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में स्थापित किया गया। दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को सिफारिश किया था स्वर्ण सिंह समिति ने। किसने किया दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति ने दोस्तों इसको स्थापित करने के लिए प्रशंसा की थी, इसकी अनुशंसा की दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, इनकी सिफारिश पर ही हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य 10 थे, वर्तमान में कितने हैं दोस्तों, 11 हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय संविधान में चुनाव की पद्धति जो कि राष्ट्रपति संबंधी दोस्तों, यह किस देश से लिया गया है। दोस्तों राष्ट्रपति की चुनाव की पद्धति ली गई है किस देश का संविधान दोस्तों, वह लिया गया है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। और दोस्तों बात करें कि अनुच्छेद 54 में, देखिए अनुच्छेद 54 जो है दोस्तों, ये भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों की चर्चा करता है। वहीं पर अनुच्छेद 55 निर्वाचन की रीति के बारे में बताता है। किसके दोस्तों, तो राष्ट्रपति के। और लिया गया कहाँ से यह प्रावधान दोस्तों, यह लिया गया है आयरलैंड देश से। अगला प्रश्न दोस्तों कि राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, भारत के राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, तो यह दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, जिससे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। देखिए दिलाता है अनुच्छेद किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत दोस्तों। यह कोई भी व्यक्ति जो CJI है वो राष्ट्रपति क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। अब महत्वपूर्ण चीज ये है, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए उस समय तत्कालीन समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न हो, तो कौन दिलाएगा, वह व्यक्ति दिलाएगा जो उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा दोस्तों। वह क्या करेगा, राष्ट्रपति को आपका शपथ दिलाएगा। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान दिए गए हैं, तो वह दिए गए हैं दोस्तों अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत दोस्तों, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। देखिए दोस्तों जो यह आपातकाल है, भारतीय संविधान में कुल 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है। एक किया गया है 352 के अंतर्गत दोस्तों, दूसरा किया गया 356 जिसे राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, और तीसरा किया गया दोस्तों 360 इसमें वित्तीय आपातकाल की चर्चा की गई है।
दोस्तों महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 352 में दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा की गई है। तो कुल 3 प्रकार के हैं। और आपातकाल संबंधी प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? तो यह लिए गए हैं जर्मनी देश से। कहाँ से? जर्मनी देश से दोस्तों यह प्रावधान लिए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों कि भारत का उच्च सदन, जिसे हम लोग राज्यसभा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इनमें कुल कितने ऐसे सदस्य दोस्तों जो कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं? एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है और ऐसे कुल 12 सदस्यों को वह मनोनीत करता है। अब देखिए एक बात और है कि लोकसभा में भी अभी से पहले लोगों को मनोनीत किया जाता था और कुल 2 ऐसे सदस्य थे दोस्तों जो राष्ट्रपति मनोनीत करता था एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को। लेकिन दोस्तों हाल ही में जो संविधान संशोधन किया गया उसमें यह प्रावधान स्थापित कर दिया गया है कि अब से दोस्तों लोकसभा में यह जो 2 एंग्लो इंडियन स्थापित किए जाते थे, मनोनीत किए जाते दोस्तों, इस प्रक्रिया को अब क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया। अर्थात अब से लोकसभा में यह जो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से लोग मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति द्वारा, अब उन्हें मनोनीत नहीं किया जाएगा। तो यह आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है मेरे भाई। यदि ऐसे ही आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में जाना जाता है? दोस्तों तो भारत का जो 42वां संविधान संशोधन है, इस संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों यह अभी तक के संविधान संशोधन में सर्वाधिक बड़ा और सबसे विस्तृत संविधान संशोधन रहा है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों इसको लघु संविधान की उपाधि दी गई है। इसके द्वारा भारतीय संविधान के अंतर्गत बहुत सारे चेंजेस किए गए, जिसमें कह सकते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इसके अलावा कई अन्य सारे प्रावधान दोस्तों जिसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल पर जाकर इसके प्रावधानों को देख भी सकते हैं, इसके लिए अलग से वीडियो बना दी गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों यह प्रश्न थोड़ा सा ओल्ड है, लेकिन ध्यान रखिएगा, जब तक दोस्तों जम्मू और कश्मीर एक राज्य के रूप में था दोस्तों, तो वहां पर उपस्थित जो विधानसभा होती दोस्तों उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता था। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। सामान्यतः दोस्तों किसी राज्य के विधानसभाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है दोस्तों। लेकिन जब जम्मू कश्मीर एक राज्य के रूप में था दोस्तों, उस समय उसके विधानसभा कार्यकाल 6 वर्ष का हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं है, अपितु क्या है दोस्तों? यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि दोस्तों एक संविधान संशोधन के द्वारा जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर एक और दूसरा दोस्तों आप लद्दाख के रूप में इन्हें बांट दिया गया है। तो यह भी चीज़ें आपको क्लियर और ध्यान में होनी चाहिए। जैसे ही जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, वैसे ही दोस्तों वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित हो गए हैं वर्तमान समय में। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? दोस्तों जो यह अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इनकी नियुक्तियां करता है राष्ट्रपति। दो चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित प्रावधानों की चर्चा करता है। दूसरा कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन या फिर निर्माण कौन कर सकता है? दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन या निर्माण का अधिकार एवं विशिष्ट अधिकार कह लें दोस्तों, यह केवल और केवल प्राप्त है किसको? राज्यसभा को। दोस्तों राज्यसभा ही एकमात्र ऐसी संस्था है दोस्तों जो अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित या फिर उनको सृजित कर सकती है। लोकसभा के पास दोस्तों इससे संबंधित कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? आप लोगों ने बड़ा नाम सुना होगा शारदा एक्ट का, शारदा अधिनियम का। दोस्तों बाल विवाह भारत में पहले बहुत प्रचलित था। दोस्तों बाल विवाह को निषेध करने के लिए, इसे समाप्त करने के लिए एक एक्ट लाया गया, जिसे नाम दिया गया दोस्तों शारदा एक्ट। ध्यान रखेंगे बाल विवाह निषेध से संबंधित है आपका कि कौन सा एक्ट दोस्तों? तो वह है आपका शारदा एक्ट। अगला प्रश्न दोस्तों कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? अभी हमने बताया था दोस्तों कि योजना आयोग के स्थान पर दोस्तों 2015 में नीति आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था दोस्तों। योजना आयोग के भी अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों, और उसी की तरह दोस्तों नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके देश के प्रधानमंत्री होते हैं। बात नीति आयोग की हो गई दोस्तों, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है नीति आयोग का उपनाम।
तो दोस्तों नीति आयोग को दोस्तों हम लोग थिंक टैंक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? थिंक टैंक के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? दोस्तों पहले आप सभी जानते होंगे कि ग्रहों की कुल संख्या कितनी हुआ करती दोस्तों? 9 हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों 2006 में अगस्त के महीने में दोस्तों दोस्तों IAU अर्थात इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा दोस्तों 2006 में यह जो 9वां ग्रह था दोस्तों प्लूटो, इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। ग्रह की श्रेणी से निकालकर दोस्तों इसे एक बौना ग्रह घोषित कर दिया गया, क्योंकि दोस्तों ग्रह के लिए 2 नियम स्थापित किए गए थे कि ग्रह वह है जो एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाए। ठीक है, यह लगाता था, लेकिन दूसरा नियम यह है कि यह अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाए, न कि किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को काटे। तो यह क्या करता था दोस्तों, जो प्लूटो है दोस्तों, यह जो वरुण जो है दोस्तों, इसको 2 स्थानों पर उसको क्या करता था, उसके कक्ष में इंटर करता था। इस कारण दोस्तों इसको बौने ग्रह में स्थापित कर दिया गया और ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो इस प्रकार दोस्तों वर्तमान में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। और कौन सा ग्रह हटा दिया गया दोस्तों? प्लूटो हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? 2006 अगस्त महीने में। किसके द्वारा दोस्तों? तो IAU अर्थात इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा। और वर्तमान में क्या है दोस्तों? तो वर्तमान में प्लूटो एक बौना ग्रह है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों कि चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? दोस्तों चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, इनको हम लोग टाइफून के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टाइफून के नाम से। अब देखिए यही प्रश्न आपसे एग्जाम में घुमा के पूछ सकता है कि चीनी सागर में उठने वाले टाइफून की विशिष्टता क्या है, वो किस प्रकार के चक्रवात के रूप में परिभाषित किया गया? निम्न कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो आपको ध्यान रखना है कि यह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जिसका नाम है टाइफून। और यह उठता कहाँ पर दोस्तों? इसका क्षेत्र क्या है दोस्तों? इसका क्षेत्र है चीनी सागर। महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि हिमालय किसका उदाहरण है? हम लोगों के दोस्तों आसपास हिमालय का पर्वत है। दोस्तों पर्वत के कई सारे प्रकार होते हैं और उन्हीं में से एक है दोस्तों प्रकार वलित पर्वत। और दोस्तों हिमालय भी इसी वलित पर्वत का एक प्रकार है। आप ध्यान में रखेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो इन्फॉर्मेशन की हो, तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? दोस्तों तो भारत की सबसे बड़ी जो सिंचाई की नहर है, इसका नाम क्या है दोस्तों? तो इंदिरा गांधी नहर। कौन सा नाम दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर। अगले प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों कि भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों किसी भी देश में 2 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। एक नागरिक पुरस्कार होता है दोस्तों और दूसरा होता है दोस्तों सैन्य पुरस्कार। लेकिन यहाँ पर बात किसकी की जा रही है दोस्तों? यहाँ पर बात की जा रही है नागरिक पुरस्कार की। दोस्तों भारत में सर्वोच्च अर्थात हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है दोस्तों भारत रत्न। कौन सा दोस्तों? भारत रत्न है दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया मेरे दोस्तों, और आपको वीडियो से हेल्प मिली तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ऐसे ही वीडियोस को आगे पाने के लिए। साथ में दोस्तों अपने दोस्तों के साथ हमारे इस मुहिम को शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि दोस्तों उनको भी लाभ मिल सके और हमें भी दोस्तों अच्छा खासा जवाब आपका मिलता रहे, आपका प्यार मिलता रहे। तो ऐसे ही अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।